नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैंने सैम पित्रोदा साहब का इंटरव्यू किया। दुनिया में शायद ही कोई मुल्क का कोई इंटेलेक्चुअल ऐसा होगा जो सैम पित्रोदा साहब को जानता ना हो। भारत में 3 प्रधानमंत्रियों के वो सलाहकार रहे, पद्म भूषण सम्मान मिला उनको। 80 से ज़्यादा डॉक्टरेट हुई उनके ऊपर, कई किताबें लिखी उन्होंने। आजकल अमेरिका के शिकागो में रहते हैं और पूरी दुनिया की जो क्लास है वो उनको जानती है। 82 साल के हैं सैम पित्रोदा साहब और इस समय भी वो इतना काम करते हैं कि लोग उनके इस हिम्मत के कायल हो जाएं। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो मेरे वो आइडियल होते थे। मैं पढ़ता था कि भारत में मोबाइल आएगा, संचार क्रांति होगी, उसके जनक कहे जाते थे। मैं और आप जिस माध्यम से बात कर रहे हैं आज, हम लोग इंटरनेट या मोबाइल भारत में लाने वाले वो इंसान थे। टेक्नोक्रेट, बड़े गरीब घर में थे, बड़े ही जाति के हैं वो, और वो अपनी जाति को लेके बड़ा उन्होंने कॉन्फिडेंस हो के कहा था कि एक बार कि मैं इस जाति में पैदा हुआ, गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन मैं भारत को सम्मान करता हूँ कि मेरे को इतना मौका दिया गया। सोचिए, जब वो प्रधानमंत्री के सलाहकार थे तब भी वो किस रूप में जीते थे। मैंने उनसे सब बातें पूछी आज निजी, कि आपकी प्रधानमंत्री के, आप राजीव गांधी जी के दोस्त थे। राहुल गांधी उनको फादर की तरह, अपने एक चाचा जी की तरह मानते हैं। और जब भी विदेश आते हैं तो सैम पित्रोदा साहब ही उनका पूरा प्रोग्राम मैनेज करते हैं। तो मैंने आज उनसे बहुत सारी बातें करी। कांग्रेस के प्रत्याशियों को क्या करना चाहिए ये मैंने उनसे पूछा। मैंने उनसे पूछा कि दुनिया में जब वो तस्वीर वायरल हुई कि राष्ट्रपति गई आडवाणी जी को सम्मान देने के लिए और वो खड़ी थी, प्रधानमंत्री जी बैठे थे, उन तस्वीरों से अमेरिका और बाकी के देशों में क्या असर पड़ा होगा, क्या सोचते होंगे हम बाहर के लोग हमारे बारे में, और तमाम बातें की। और फिर मैंने उनसे उनकी पर्सनल लाइफ भी पूछी कि किस हिसाब से वो सोशलाइजिंग करते हैं, कब क्लब में जाते हैं। मैं जानना चाहता था कि इतना इंटेलेक्चुअल आदमी, इतना काबिल आदमी कैसे कैसे जिंदगी जीता होगा। और फिर मैंने कांग्रेस के लिए भी पूछा कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए क्या क्या तैयारी उनको कीजिए करनी चाहिए, क्या प्लान करना चाहिए उनको। बहुत ढेर सारी बातें हुई। शानदार इंटरव्यू है। आपसे प्रार्थना है कि पूरा इंटरव्यू सुनिएगा, फिर मुझे बताइएगा जरूर अपनी राय से कि कैसा लगा इंटरव्यू। चलते हैं सैम पित्रोदा के साहब के पास। रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते मिलवाते हैं सैम साहब से बहुत ढेर सारी बातों के साथ। 4 PM न्यूज नेटवर्क में अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सैम पित्रोदा सर। आपसे बात करता हूँ तो मैं बड़ी ऊर्जा से भर जाता हूँ। मुझे अपना वो स्टूडेंट लाइफ वाली याद आती है, स्टूडेंट टाइम। मैं पढ़ता था ना तो उसमें मोबाइल आ रहे थे तो मैं आपका नाम आता था कि सैम पित्रोदा लेकर आ रहे हैं संचार क्रांति। तो मेरे तब से मैं कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं जिस आदमी को इतना आइडियल मानता हूँ उनसे मुझे बात करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें समय दे देते हैं इसके लिए। थैंक यू सैम सर, एक चीज पूछूंगा बिफोर वी स्टार्ट। मैं एक चीज आपको कहना मांगता हूं कि एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, और दूसरा आपने जो प्रोग्रेस किया है सर। आखिरी 6 महीने में, सर। वो बड़ा रिमार्केबल है। सर। मैं आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने शुरू किया अभी और 40 मिलियन पीपल और 4 मिलियन पीपल आपको सर। देखते हैं हर रोज। इट इज अ बिग अकम्प्लिशमेंट, सो माय कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सैम सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप भारत की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं। आप एक टेक्नोक्रेट रहे हैं, कई प्राइम मिनिस्टर के संग आपने काम किया है, बहुत करीब से देखते हैं। और मैंने तो उसे देखा कि मैं अमेठी में गया तो अमेठी के गांव में एक बैठा हुआ इंटरव्यू कर रहा था, तो लोग राजीव गांधी को याद कर रहे थे और बोले कि राजीव गांधी ये जिस जगह आप बैठे हैं, उन्होंने छत सी डाल रखी थी कि यहाँ आके बैठा करते थे। और एक दिन जा रहे थे तो सैम पित्रोदा जी उनके साथ थे। मैं चौंका, मैं कहा आप लोग जानते हैं सैम पित्रोदा जी को? तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो राजीव गांधी के संग आया करते थे और उन्होंने हमसे आके पहली बार कहा कि एक ऐसा फोन आएगा जिससे आप रिजर्वेशन करा लोगे। तो हमको ऐसा लगा कोई जादू की बात कर रहा है, ये झूठ बात कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद फोन आ गया। तो अभी तक लोग अमेठी के लोग याद करते हैं। मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ कि अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं, जिसकी बहुत बड़ी संभावना है, तो क्या सैम पित्रोदा जी इस बार अमेठी आएंगे? क्योंकि लोग याद करते हैं अमेठी के आपको। अभी अमेठी आएंगे, लेकिन जो राहुल गांधी अमेठी से इलेक्शन लड़ेंगे तो हमें बहुत विश्वास है कि अमेठी के लोग उन्हें जिताएंगे।
हम आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमेठी के लोग का इतना प्रेम है उनके बारे में। मुझे तो अभी भी अचरज लगता है कि मिस स्मृति ईरानी कैसे जीत गए लास्ट टाइम। मेरे दिमाग में ये फिट नहीं हो रहा है। सो मैं वही कहूंगा कि अगर राहुल गांधी डिसाइड करें 26 तारीख तक में, तो अमेठी से में वो जरूर से जीतेंगे, क्योंकि अमेठी के लोग उन्हें जिताएंगे। हाँ, बहुत लोग प्यार करते हैं, मैंने भी देखा। फर्स्ट फेस इलेक्शन हो गया भारत में। सबसे खराब बात यह है देश के लिए कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ, लोगों ने कम वोट डाले। और किसी भी डेमोक्रेसी की मजबूती के लिए जरूरी होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि जब लोगों का बहुत आस्था बचती नहीं है डेमोक्रेसी में, तो फिर वो लोग वोट डालते नहीं है। आपको क्या लग रहा है इतने वोट कम क्यों पड़े होंगे इस बार? एक तो आई थिंक थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है लोगों में कि ये ईवीएम पे विश्वास कम हो गया है। दूसरा, फटीग है सेट इन ये गवर्नमेंट के बारे में, कि लोगों को लगता है कि ये गवर्नमेंट ने जो जो प्रॉमिसें दी थी वो पूरी नहीं की है। सो हम तो सब लोगों को कहेंगे कि प्लीज टाइम लेके आगे आइए, और आपका वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। सो आपको इस वक्त बोलना है थ्रू योर वोट, आपको जवाब देना है थ्रू योर वोट, और आपको देश की दिशा बदलनी है थ्रू योर वोट। सो पहले फेज में चुनाव कम हुआ, हम आशा रखते हैं कि दूसरे फेज में, तीसरे फेज में नंबर बढ़ेंगे। कि 6-8% कम इज ए बिग कंसर्न, वो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है कि काफ़ी होता है, 6-7% वोट काफ़ी होता है। लेकिन जो आशा जतानी चाहिए कांग्रेस के प्रत्याशियों को, आप तो खुद जुड़े रहे हैं, गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं, राहुल जी आपके लिए बच्चे जैसे हैं। लेकिन जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके पास भी प्लानिंग नहीं है। तो सैम साहब तो प्लानिंग के मास्टर माने जाते हैं। आप तो वहाँ शिकागो में बैठ के एक बढ़िया प्लान कर लेते हैं। मतलब पूरी दुनिया में मैं देखता हूँ, पिछले दिनों संपर्क हुआ मेरा कई देशों के लोगों से, तो आपको सब जानते हैं। मतलब जो कांग्रेस से जुड़े हैं वो आपको जानते हैं। तो आपने कुछ प्लानिंग नहीं करी है? आपके हिसाब से कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं, वो जो इलेक्शन प्लान होता है, जैसे बीजेपी है, इनका पन्ना प्रमुख होता है। दैट मीन्स कि गांव का एक आदमी, उसको ये लोग पन्ना प्रमुख कहते हैं, उसका काम होता है कि 50 लोगों को वोट डलवाना है, 100 लोगों को वोट डलवाना है। फिर इनके पास में बाकी कास्ट वाइज लोग होते हैं कि ये पिछड़ी जाति प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है, ये ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स जो हैं वो प्लानिंग करने में कहीं कुछ चूक रहे हैं, या क्या करना क्या चाहिए उनको? हमारे जो कैंडिडेट हैं, एक तो उनका सिलेक्शन लास्ट मिनट पे होता है सब जगह। कोई भी पार्टी में इंडिया में लोग कैंडिडेट को 6 महीने 1 साल पहले नहीं बता देते कि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आप काम शुरू करिए। सो सबको लास्ट मिनट पता चलता है कि वो कैंडिडेट है। सो उनके पास समय भी बहुत कम रहता है प्लानिंग करने का। लेकिन जो भी समय है उसमें भी वो प्लानिंग ठीक से नहीं करते हमारी दृष्टि से, क्योंकि मैनेजमेंट प्लानिंग वो उनकी एक्सपर्टीज है नहीं। सो एक तरफ से हम कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज करो, दूसरी तरफ से हम कहते हैं कि भाई एक मेथोडोलॉजी फॉलो करो। सो हम तो कहेंगे अभी कि अगर आप और मैं लेट्स से के कैंडिडेट है तो हमें क्या करना चाहिए। सो थोड़ी बात करते हैं उसके बारे में। अगर आप कैंडिडेट हो तो मैं आपको सलाह दूंगा एज मित्र कि सबसे पहले आपका ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश कर दीजिए।
हम्म, ये ऑर्गेनाइजेशन में आपको चाहिए चीफ ऑफ स्टाफ। हम्म, अगर आपका चीफ ऑफ स्टाफ नहीं होगा तो आपको बहुत तकलीफ पड़ेगी, आप सब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ठीक है। आपके पास समय ही नहीं है। फिर आपको किसी को इंचार्ज बनाना है कैंपेन का, कम्युनिकेशन का, सोशल मीडिया का, पब्लिक रिलेशंस, इवेंट मैनेजमेंट, नैरेटिव तैयार करना, डेटा एनालिटिक्स, बूथ मैनेजमेंट और अलायंसेस विद डिफरेंट ग्रुप्स। तो ऐसे आपको 10 लोग चाहिए हम्म, बिसाइड चीफ ऑफ स्टाफ। ये 10 लोग एक एक फील्ड में एक्सपर्ट हों। फिर आपको इंचार्ज बनाने हैं यूथ इंचार्ज, विमेन इंचार्ज, लेबर इंचार्ज, फार्मर्स इंचार्ज, बिजनेस, सर्विसमैन, स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स, हेल्थ वर्कर, गवर्नमेंट वर्कर, टीचर्स, ओबीसी, दलित, ट्राइबल, माइनॉरिटीज, माइग्रेंट्स, प्रोफेशनल्स, ऐसे करीबन दूसरे 20 लोग चाहिए जिनको इंचार्ज बना दें। इनको इंचार्ज बनाना है। किसी को तो इंचार्ज बनाना है। सर्विसमैन को आपको जाके मिले उन्हें, उनसे बात करें, उनको इकट्ठे करें, उनकी समस्या समझे। तो अगर आपके पास चीफ ऑफ स्टाफ, 10 इंचार्ज और दूसरे 20 इंचार्ज ना हो तो ये काम ठीक से नहीं होगा। लेकिन लोग ऐसा सोचते ही नहीं है। तो अगर आप कैंडिडेट हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 30 लोगों को तैयार करिए, पहले उनसे 30 मिलिए। मजबूत लोगों और इन टीमों के इंचार्ज बना दिए जाएंगे। हाँ, कोई तो स्टूडेंट का इंचार्ज होना चाहिए। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। ओके, कोई इंचार्ज होना चाहिए माइनॉरिटी का। अगर आपके वहां मुस्लिम वोटर है, कोई मुस्लिम का इंचार्ज होना चाहिए। जैन वोटर ज्यादा है तो जैन का इंचार्ज होना चाहिए। ओके, सर्विसमैन ज्यादा है तो सर्विसमैन का इंचार्ज होना चाहिए। और इसमें आपको ऐसा बैलेंस भी करना है कि विमेन हो, माइनॉरिटी हो, आपको सब लोगों को साथ लेना है ये टीम में। अगर आप हाई कास्ट के हैं तो आप ये 30 लोग हाई कास्ट के नहीं ले सकते। वैसे ही आप अगर लो कास्ट हो तो ये 30 लोग लो कास्ट पे भी नहीं ले सकते। आपको सबको साथ ले जाना है, बिकॉज बुके बनाना है आपको हर चीज। ये पहली टास्क है आपकी। ये टास्क हुई, उसके बाद आपको वोटर लिस्ट लेना है और ये वोटर लिस्ट को एक टीम बना के एनालिसिस करना है कि कितने वोट कहां हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोग दलित हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने स्टूडेंट हैं, कितने ओल्ड पीपल हैं, कितने टीचर्स हैं, उसका पूरा एनालिसिस करना है। कहां रहते हैं, ये क्लस्टर कहां पे है, ये क्लस्टर किसका है। ये क्लस्टर समझो कि बढ़ाई लोगों का हो, ये क्लस्टर टीचर्स का हो क्योंकि वहां पे कॉलेज पास में है। तो इसका मैप का पूरा एनालिसिस करना है। काम शुरू करे पहले आपको टीम बनानी है और लिस्ट का एनालिसिस करना है। उसके बाद आपको नैरेटिव बनाना है कि नेशनल नैरेटिव ऐसा है जो हमें पार्टी ने दिया है मैनिफेस्टो में, और लोकल नैरेटिव अलग है। लोकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो देश के प्रॉब्लम से अलग है। अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पानी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम ज्यादा है, फार्मर्स की चैलेंज है, जो भी है वो आपको सोचना है कि हमारा लोकल नैरेटिव क्या होगा। और ये लोकल नैरेटिव और नेशनल नैरेटिव को एक साथ लाना है। फिर आपको कंटेंट तैयार करना है नैरेटिव के लिए।
क्योंकि जो देश का कंटेंट है वो आपकी लैंग्वेज में नहीं होगा शायद, और हमारे वहां तो भाषा बदलती है बहुत जल्दी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी। गुजरात में मैं जानता हूं कि 6-7 अलग अलग भाषा है गुजराती। ओके, सौराष्ट्र का गुजराती अलग से बोलता है, साउथ गुजरात का अलग से बोलता है, नॉर्थ गुजरात का अलग से बोलता है। सो आपको लोकल लैंग्वेज में कंटेंट तैयार करना है जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट की भाषा हो। देन यू हैव टू एस्टैब्लिश योर डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपका कैंडिडेट का खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म चाहिए। हाँ, वो बहुत जरूरी चीज है आज के दौर में, तो बहुत जरूरी है। हाँ, कि भाई मैं संजय शर्मा, ये मेरा बैकग्राउंड है, ये मेरा नैरेटिव है, ये मेरी टीम है। जो आपको अगर मुझे कांटेक्ट करना हो तो हमारी टीम से भी आप बात कर सकते हैं। आपको वुमेन का इश्यू है, ये हमारी वुमेन की हेड है, उनसे बात करिए। सो डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने की बहुत जरूरत है। उसके बाद ये टीम को रेगुलरली मिलना है। आपको हर सुबह पूरी टीम के साथ एक मीटिंग होनी चाहिए, आधे घंटे 15 मिनट, तो सबको पता चल जाए कि क्या करना है आज, क्योंकि तो सवाल 30 दिन का है। एवरी डे यू हैव टू स्टार्ट इन द मॉर्निंग कि भाई देखिए आज का क्या प्रोग्राम है। ओके, कि संजय का आज का प्रोग्राम कहाँ पे जाना है, कौन से टेंट में बोलना है, कौन सा इश्यू है, कल ये इश्यू लिया था, इसका ये रिएक्शन हुआ, आज ये इश्यू लीजिए। हम लोग तो क्या करते हैं, ट्रक में बैठ के घूमते हैं खाली और सलाम करते रहते हैं और हार तोड़ा पहनते हैं। वो कैंपेन का टाइम चला गया। अब पीपल वांट मोर इंटरैक्शन। देन यू हैव टू डिसाइड डोर टू डोर कैंपेन कि हर रोज आप इतने लोगों के घर जाएंगे, आप भाषण देंगे, ठीक है, आप टीवी इंटरव्यू देंगे, वो भी ठीक है, लेकिन एवरी डे यू विल विजिट एटलीस्ट 200 डोर्स। अगर आप 200 घर हर दिन गए तो 20-25 दिन में आप 5-6 हजार घर कर सकेंगे। देन यू हैव टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, कि हर रोज 3 पब्लिक मीटिंग्स होगी और 2 होगी। जहां पब्लिक मीटिंग है उसी के घर के पास मिल लीजिए सबको। हाँ। लेकिन पर्सनल इंटरेक्शन करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके घर जाके मिलिए। जवान लोग आएंगे आपकी मीटिंग में भाषण सुनने, लेकिन ओल्डर पीपल नहीं आएंगे शायद, तो उनको भी मिलना है आपको। देन यू हैव टू होल्ड एवरी डे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एवरी डे यू हैव टू एड्रेस प्रेस एट रूटीन टाइम, कि भी नेक्स्ट 30 डेज शाम को 6 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि आज का क्या हाल हुआ, आज क्या बात हुई, कल का क्या प्रोग्राम है और कौन सी समस्या चल रही है। देन यू मस्ट अपॉइंट 10 पीपल पर बूथ। ये जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है। अगर आपने 10 लोग एक बूथ में असाइन नहीं किए तो आपका काम नहीं बनेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सबसे जरूरी चीज है ये। 10 लोगों को अपॉइंट करिए, वो जाएंगे घर घर, लोगों से बात करेंगे और इलेक्शन के समय दे विल मेक श्योर कि इनको बूथ पे ले आए। अगर बूथ मैनेजमेंट पुअर है तो आपका काम नहीं बनेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप 10 लोग को बूथ पर अपॉइंट नहीं कर सकते तो आप कैसे कैंडिडेट हैं? हाँ, सही बात है, बूथ होती कितने हैं। अगर आप इतने लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सकते हैं कि चीफ ऑफ स्टाफ, 30 पीपल ऑन योर टीम एंड देन 10 पीपल पर बूथ,
तो आपका काम नहीं बनेगा। Then you have to mobilize resources, volunteers. हर लोकेशन में आपको जानना है कि क्या हो रहा है। ये गांव में ये इश्यू है, दूसरे गांव में दूसरा इश्यू है। ओके, और मोबिलाइज रिसोर्सेज इंप्लाय ऑल द इवेंट मैनेजमेंट। आज के दिन समझिए कि 3 इवेंट है शर्मा जी के, तो 3 इवेंट में क्या करना है, कौन आएगा, कौन बैठेगा हमारे साथ, उनका लिस्ट चाहिए हमें। तो ये सब मैनेजमेंट इश्यूज हैं। अब क्या हो रहा है कि हम मैनेजमेंट ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए हमारा काम बनता नहीं है। हाँ, इसीलिए नुकसान हो जाता है। बिल्कुल। देन यू हैव टू बिल्ड अलायंसेस। अगर मैं जो कैंडिडेट हूं तो मैं किसी को कहूंगा कि भाई देखिए, आप टीचर्स एसोसिएशन से बात करिए, हेल्थ वर्कर से बात करिए, उनके एसोसिएशंस जो हैं उनसे अलायंस करिए, क्योंकि सब जगह एसोसिएशन है, डेंटल एसोसिएशन है समझो। अब हम जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में है उसमें समझिए कि 25 डेंटिस्ट हैं। किसी को तो जाना मिलना है डेंटिस्ट लोगों को, लेकिन हम उनसे मिलते ही नहीं, उनकी समस्या समझते ही नहीं है। तो यू हैव टू क्रिएट अलायंसेस विथ स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री पीपल, आर्टिजान्स। हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितने पेंटर्स हैं, कितने म्यूजिशियंस हैं। ओके, एक मीटिंग कर लीजिए म्यूजिशियन से सबसे, तो आ जाएंगे 50 तबला प्लेयर्स एंड 25 सितार प्लेयर्स एंड ऑल। ओके, उनसे बात करिए, लेकिन ये कोई करता नहीं है। अच्छा, तो एक मुझे बताइए, आपने इतना बढ़िया प्लान, आप इतने ज्यादा। 2 मिनट दीजिए, मैं पूरा करता हूं प्लान। हाँ जी, और 2 मिनट दीजिए। ओके, देन यू गॉट टू सेट अप योर ओन वॉर रूम। हाँ, आपका खुद का वॉर रूम चाहिए। ओके, फिर आपको कोऑर्डिनेट करना है डीसीसी से, कोऑर्डिनेट करना है पीसीसी से, आपको नेशनल वॉर रूम से कोऑर्डिनेट करना है। ओके, और आपको जो पुराने पॉलिटिशियंस हैं उनको भी साथ लेना है। सो सीनियर लोग हैं, आप अगर समझिए 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 70, 75, 80 ईयर ओल्ड जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनसे मिलिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनसे बात करिए। ओके, एंड एवरी डे यू नीड टू गेट द एनालिसिस बैक के क्या हो रहा है, कहां पे सुधार करना है आपको। समझिए, भूल तो रोज होगी, कुछ ना कुछ भूल हर रोज होगी, उससे डरिए मत, लेकिन वो भूल को सुधारिए और खुद ट्रेनिंग लीजिए, कैसे बोलना, क्या बोलना, टीवी के इंटरव्यू के वक्त क्या पहनना, किसको साथ में रखना इमेज में, कितने इंटरव्यू देने हैं, ये सबके लिए डिसिप्लिन चाहिए। तो हमने ये हमारे लिए लिस्ट बनाया था 20 चीज का, आपके साथ किया। अरे वाह! अगर तो ये जो आप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो मुझे बताइए, आपने ये बात राहुल गांधी को नहीं बताई, कांग्रेस को नहीं बताया कि अपने अपने सब जितने कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं सबको ये प्लान दो, इस पे काम करो? बताया है मैंने बताया है सबको, लेकिन सब बिजी हो जाते हैं अपने अपने काम में, सबकी प्रायोरिटी अलग अलग होती है। हाँ, सब लेते हैं लिस्ट, बोलते हैं अच्छा है लिस्ट, लेकिन कौन करेगा। तो आपने मुझे मौका दिया, तो अब सब लोग सुनेंगे। तो मैं वही कहता हूँ, किसी जीनियस आदमी के संग आप बैठोगे, उसका आइडिया लोगे, तो निश्चित रूप से आप इतने जीनियस हैं, आप इतने बढ़िया प्लान आपने बताया। ये कॉमन सेंस है भैया, ये कोई बड़ा ज्ञान की चीज नहीं है, ये तो सीधी सादी बात है। लेकिन ये जब तक नहीं होगा तब तक आपका काम पूरा नहीं बनेगा। अच्छा सैम साहब, एक चीज और जानना चाहता हूं मैं आज, आप ओवरसीज कांग्रेस को तो आप चला ही रहे हैं कि दुनिया में जितने देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, वो अमेरिका हो, लंदन हो, ऑस्ट्रेलिया हो,
हर जगह आपको प्रतिनिधित्व करने वाले लोग होते हैं जो कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस का प्लान करते हैं। क्या भारत के अंदर भी कोई एक ऐसा वर्ग है या आपके आपके ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट आपके संग जुड़े रहते हैं, आप उनको आइडिया देते रहते हैं? बहुत सारे लोग हैं हमारे दोस्त, क्योंकि हम भी यू नो इंडिया में गवर्नमेंट में थे। 10 साल राजीव के साथ काम किया, 10 साल मनमोहन सिंह के साथ काम किया, और फिर सी डॉट, सी डैक, सब इंस्टीट्यूशन वाले हैं, सब लोग हमारे टच में हैं ऑन एंड ऑफ। लेकिन लोग टच में कब रहते हैं? जब उनको कुछ काम हो। उनको काम ना हो तो भूल जाते हैं। ठीक है, आई एम ओके विद दैट, आई हैव नो प्रॉब्लम। पीपल कम टू यू ओनली व्हेन दे नीड समथिंग फ्रॉम यू। बहुत कम लोग वैसे होते हैं जो आपसे दोस्ती रखते हैं जब उन्हें आपका काम ना हो। ये बात तो ठीक है। लेकिन हमें कोई उससे दुख नहीं है, समझे। जब भी कोई हमसे फोन करता है, हम जानते हैं कि इसको कुछ काम है हमारा, उसके बाद कोई फोन नहीं करता। सैम साहब, कितनी उम्र हो गई होगी आपकी? 82। 82 साल। हम तो सोच भी नहीं सकते कि 82 साल के होंगे तो हम कुछ भी शो जैसी कोई चीज कर पाएंगे। नहीं नहीं, आप कैसे? सब करेंगे, आप सब आप करेंगे, इससे ज्यादा करेंगे, आप विश्वास। 82 साल की एज में इतने एक्टिव रहते हैं, इतना प्लान करते हैं। अ, पूरे, मैं थोड़ा व्यक्तिगत पूछूं, दिनचर्या क्या रहती है आपकी? मैं सुबह 6:30-7 बजे उठ जाता हूँ। उठ के ब्रश ब्रश करके नीचे आता हूँ घर। हम बेडरूम ऊपर है। सबसे पहले मैं घर साफ करता हूँ, झाड़ू लेके, खुद? एवरी डे, खुद। हमारी वाइफ सोती रहती है तो मैं पहले वो कचरा वचरा साफ कर देता हूँ, बिकॉज दैट गिव्स मी प्लेजर। उसके बाद मैं चाय बनाता हूँ। ओके, देन आई ओपन माई कंप्यूटर इमीडिएटली। जो रात की जो ईमेल्स और मैसेजेस आए उसको देखता हूँ। देन I'll take my medication. I have lots of tablets to take. I normally don't eat breakfast. I also don't eat much lunch. I normally have 1 meal a day. Okay. फिर कोई टीवी इंटरव्यू होता है, कोई बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, कोई miscellaneous. Then I go outside and pick up my newspaper, Wall Street Journal, which I read every day for half an hour. Then I'm busy writing. Mostly I'm on phone. I get about 400-500 emails a day, every day, पर डे? every day, every day. माय गॉड। Yeah. So I have to respond as many as I can. Not that I do a good job of it. And I'm involved in multiple projects. I'm involved in Mexico. I'm involved in Portugal. I'm involved in England. I'm involved in, so many different countries. And, plus Indian Overseas Congress, we are in 32 countries. Then I make lunch for my wife, because my wife has cooked for about 40 years. So I told her, now that I'm home, I will cook. Okay. So I cook a little bit lunch for her, finish that, and then again go back in my office. I have a home office. And 5:30, I watch news, national news, for an hour or so. Then in between, I'll make some dinner. My wife will make some, or I'll make some. Eat about 7:38. And then again go back to work. My wife would be watching TV and I would be doing my work. I have no interest in watching TV or movie or anything, but I'll sit with her on and off, and she's doing her thing, I'll do my thing. Sometimes I'll go back in the office and I'll go to sleep about 11:30, 12. और बाकी क्लबिंग पार्टी? No clubbing at all. कभी नहीं जाते कोई क्लब में, ना गोल्फ खेलते हैं, ना मेंबर है कोई क्लब के, ना कभी पार्टी करते हैं। दोस्त हैं 2-4 छोटे बहुत, वो आते हैं,
तो उनसे कुछ वाइन पिया, उनसे कुछ स्कॉच पिया कभी कभी, और फैमिली है हमारी, भाई हैं बहन है, सब लोग कभी आते हैं वो तो उनसे मिलते हैं, लेकिन कोई पार्टी में नहीं जाते, शादी में नहीं जाते, हम कभी नहीं जाते कहीं। ये आपने अब बंद किया या जीवन में जब आप प्राइम मिनिस्टर पहले से ही सलाहकार थे प्राइम मिनिस्टर के, तब भी आपकी जिंदगी ऐसी थी? बिल्कुल ऐसी थी। कभी इंडिया में भी कोई पार्टी में नहीं जाते थे, कभी कभी चले गए, क्योंकि हमारे साथ जो दोस्त थे हमारे दिनेश त्रिवेदी, वो हमारे पुराने दोस्त हैं, तो वो बोलेंगे चलो, तो फिर उनके साथ जाएंगे कभी, बट इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। सोशलाइजिंग कहते, सोशलाइजिंग वो सब नहीं करते थे आप? नो सोशलाइजिंग एट ऑल, नो नीड। ओके। जब राजीव गांधी जी जिंदा थे, जब राजीव गांधी जिंदा थे, जब राजीव जी जिंदा थे, आप प्राइम मिनिस्टर, आप उनके साथ थे, तो तब भी आपकी लाइफ ऐसी थी, रहती थी, मतलब केवल काम? बिल्कुल, लेकिन उनके वक्त जो समझिए कि गोर्बाचोव आए, वियतनाम के प्रेसिडेंट आए थे, इटालियन प्राइम मिनिस्टर आए थे, कोई भी लीडर आया तो प्राइम मिनिस्टर के साथ डिनर होगा, प्रेसिडेंट के साथ डिनर होगा, वो सोशल इवेंट में हम जाते थे। दूसरे देशों के लोग आते थे। हाँ, जैसे मनमोहन सिंह के टाइम में ओबामा आए थे तो हम गए थे डिनर में, बुश आए थे एक वक्त तो भी हम गए थे डिनर में, तो वैसे डिनर में हम गए हैं। लेकिन कभी हम एक दफा गए थे खाली अगस्त 15 के इवेंट में, और एक दफा बच्चों को लेके गए थे जनवरी 26 को, दैट्स इट। बाकी हम नहीं जाते। ये बीट रिट्रीट में कभी नहीं गए, प्रेसिडेंट के वहां जो होता है मिलन, उसमें कभी नहीं गए। फॉर एग्जाम्पल, ये हमें ये अवार्ड मिला था पद्म भूषण, और वो हम कभी नहीं गए। पद्म भूषण लेने भी नहीं गए? फिर आपके घर पे भिजवा दिया गया पद्म भूषण? जी। अभी तो आडवाणी जी को देने के लिए प्राइम मिनिस्टर गए उनके घर पे। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, एक चीज, जो कि हम लोगों का तो लेवल इतना होता नहीं है, आपने तो देश के 3 प्रधानमंत्रियों के साथ इतना करीब से रह के देखा है, तो आप एक एक चीज जानते हैं प्रोटोकॉल की। 2 सवाल खड़े हुए कि प्रेसिडेंट को आडवाणी जी के घर पे नहीं जाना चाहिए, पहला सवाल देने के लिए। दूसरा सवाल, एक फोटो वायरल हुआ, जैसे प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, आडवाणी जी बैठे हैं, प्रेसिडेंट खड़ी है। फिर उसका समर्थन कुछ लोगों ने कहा कि भाई जब राष्ट्रपति भवन में होता है तब भी प्रेसिडेंट खड़ी रहती है, बाकी लोग तो बैठे रहते हैं। लेकिन तब लोगों ने कहा कि ये तो घर के अंदर 3 लोग बैठे हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर खड़ी है तो प्राइम मिनिस्टर को खड़ा होना चाहिए। आपको उस फोटो में कुछ लगा कि खराब सा है कि प्रेसिडेंट खड़ी हुई है, प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था फोटो? It was not a proper protocol. Okay. President is president of the country. Prime Minister is Prime Minister of a country. Prime Minister should know that he is the servant of the people. And he shouldn't sit while President is standing. It is not fair to the people of India. It is not fair to the President. And it sends wrong signals. But apparently it doesn't bother anybody. It is a mind of an authoritarian person. Okay. That's what that picture tells me. That I don't see humility in that picture. Okay. And I think humility is a very important part of a leader. Okay. But it's okay. It's their privilege. ठीक बात। सैम साहब, आप तो दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को जानते हैं। हमारी पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, उसके प्रेसिडेंट कहते हैं
कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो देवताओं के देवता हैं। उनकी पार्टी के बाकी नेता कहते हैं कि वो भगवान विष्णु का अवतार हैं। तो जब ये बातें दुनिया के बाकी जगह जाती होंगी, अमेरिका में जो रहते हैं लोग उनमें जाती होंगी, पहला सवाल मेरा ये है कि उनके मन में क्या आता होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को लोग भगवान मानते हैं, एक बात। दूसरी बात, क्या आपकी चूँकि पूरी दुनिया आपने देखी है, किसी और कंट्री में भी ऐसा होता है कि अब उसके प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को लोग भगवान कहने लगे, गॉड कहने लगे? देखिए, हमारी सोसाइटी बहुत हायरार्किकल है और बहुत फ्यूडल है। Psychophancy comes natural to many of our people. Prime Minister is just a citizen. We respect his position, but you can't say he's a god. It's an insult to God if you believe in God. Nobody cares about these things abroad. No leader in foreign country would be seen as an avatar of God. People would laugh if you said something like that. They laugh at your stupidity. Okay. But in India, it is accepted, I guess. People think they are doing the right thing. If I was the leader and somebody told me, I would stop him right there. I would stop him saying, Bhaiya, this is not right. You can't say things like this. Okay. I don't deserve that. It is an insult to the people of India. Okay. I am like all of you. I have a job today. And I'll do my job as well as I can of serving people. Tomorrow I may not have that privilege. And I'll thank you for the privilege you have given me. That's what humility is all about. It has to come from within. Nobody can force that on you. It's a matter of character. It's a matter of what you value. In my recent book, The Idea of Democracy, I talk a great deal about the quality of a leader. And I also talk a great deal about the values in democracy. Those two things go hand in hand. And those who believe in democracy have certain values. And if you don't have those values, you cannot really manage democracy well. Then you tend to be dictatorial. So, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। और एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि आज की तारीख में भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका हैं, ऑस्ट्रेलिया या किसी और बड़े कंट्री, लंदन, यूके के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका है, क्या फर्क है दोनों में? एक तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर is a prime minister of 1.4 billion people. Australia के prime minister is a prime minister of 30 million people or close to that. So that population brings responsibility, weight, aura, because you are a prime minister of a large country. But that comes with responsibility. What you say, how you say, and what you mean. But we are still a poor country. We may be rich in terms of GDP, but it doesn't mean anything. We take great pride in we are the fifth largest, richest country in the world. Don't mean a thing according to me. It's nice, but our people are very poor. Okay. Per capita income is very low. We are fifth largest richest because we are blessed with 1.4 billion people. Okay. So Prime Minister of India would get respect
out of the fact that he's a Prime Minister of India. But we are not Vishwaguru. Nobody listening to us. Don't be under the wrong impression. Don't tell your people lies. Okay. We are not capable of giving direction to anybody. We haven't played a great role on global scene. In all other indicators, we are not there to get respect of the other countries. So we have a long way to go. Okay. When Nehru was there, it was different because we had just come out of independence movement. We were the young democracy where world was watching us with binocular, saying, will they survive as a democracy? And we did survive, and we did flourish. So that was a different era. And we did play a role in non-aligned movement because those were intellectuals. Those people were highly intellectuals. Today's quality of leadership doesn't have any intellectual capability. And they can't even write a paragraph on their own. Okay. And look at what Nehruji did. Those who criticize Nehru can't even write a paragraph. Nehru wrote Discovery of India in prison. And I always remind myself that there were no libraries, there was no Google, there was no ChatGPT. And you look at every paragraph of that book, and you get impressed with the quality of knowledge our leaders had at that time. And there were many, not just Nehru, there were many at that point in time of the same quality. You don't have that today. Okay. You don't have Rabindranath Tagore's counterpart. You don't have Sarojini Naidu's counterpart. You don't have Sardar Patel's counterpart. They're all petty today, who just make noise, claim all kinds of things without any substance, lie through their teeth, criticize everybody else, and don't deserve any public respect. अच्छा, आप सैम साहब वहां बैठ के जब आप देखते होंगे कि ये पार्लियामेंट हमारे देश का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का मंदिर कहा जाता है उसको। एक एक जो व्यक्ति वहां बैठता है वो कानून बनाता है, वो देश का भाग तय करता है। इस बीच में बीजेपी एक ऐसे कैंडिडेट को उतारती है, टिकट देती है मंडी से, कंगना राउत जी। वो कहती हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, और फिर वो कहती है कि 2014 में हमें आज़ादी मिली है। तो आप सोचिए, जो एमपी हम जिसको चुनने के लिए बीजेपी ने भेजा है, वो एमपी कह रही है कि देश का पहले प्राइम मिनिस्टर सुभाष चंद्र बोस थे, भारत को आज़ादी तो 2014 में पहली बार तब मिली जब मोदी जी बने। ऐसी चीजों का पूरी दुनिया में क्या हम लोगों की मजाक उड़ती होगी? अब देखिए, हम क्या कह सकते हैं उनके बारे में। वो तो उन्हें सोचना है, लोगों को सोचना है। सत्य जो है वो आप जानते हैं, दुनिया जानती है। ठीक बात है। नेहरू को कितना भी रोकने की कोशिश करो, नेहरू को कितना भी खत्म करने की कोशिश करो, लेकिन नेहरू एक विचार है जो है, वो है, जो देश में रहेगा। वो बिल्कुल ठीक है। गांधी और नेहरू आपके कहने से वो नहीं बदलेगा। आज नहीं बदलेगा, कल भी नहीं बदलेगा, और भविष्य में भी नहीं बदलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सैम साहब, आपने आज इतनी प्यारी प्यारी बातें हम लोगों से करी, हमें बताया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो ये थे सैम पित्रोदा साहब, आपने सुना, आपको लगा होगा कि एक शानदार इंटेलेक्चुअल आदमी है, वो वास्तव में है। और इस बातचीत को आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।